क्या होगा? तनाव बढ़ेगा, असर क्या होगा मिडिल ईस्ट पर? क्या होगा? मुस्लिम देश क्या वाकई एकजुट हो पाएंगे? ये भी हम आपको समझाएंगे कि इस पूरे इलाके में कौन कौन से शिया मुल्क हैं, कौन कौन से सुन्नी मुल्क हैं, कौन कौन से शिया मुल्क हैं जो इस वक्त ईरान के साथ हैं, क्योंकि वहां पर भी 5 से 20% ही शिया है, और क्यों जो सुन्नी मुल्क है जिसमें यूएई है, जिसमें सऊदी है, जॉर्डन है, ये सब बिल्कुल दूसरी तरफ देख रहे हैं, इससे दूर रहना चाहते हैं। तो फिर ऐसे में मुस्लिम एकजुटता कहां से होगी जिसकी दुहाई आज खामेनेई दे रहे हैं? मुस्लिम देश एक तरफ होंगे या इजराइल के खिलाफ क्या वो जंग लड़ पाएंगे? चारों ओर से दुश्मनों से घिरे इजराइल की क्या होगी आगे की रणनीति? क्या ईरान के हमलों के बाद इजराइल वापस हमला करेगा? ईरान के तेवर बदले बदले हैं। हिजबुल्लाह दोस्त है और उसका चीफ नसरुल्लाह खास दोस्त था। इजराइल ने मार डाला तो ईरान के सुप्रीम लीडर को सामने आकर खुली चेतावनी देनी पड़ी। आपको याद होगा वो 17 सितंबर था जब लेबनान में सीरियल पेजर धमाके हुए थे। उसके अगले दिन हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी फटने लगे थे। 26 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को ढेर कर दिया। इजराइल के इस कदम ने ईरान को आग बबूला कर दिया और फिर ईरान ने डायरेक्ट एंट्री मारी। 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। हालांकि दावा है कि 90% से ज्यादा मिसाइल्स को इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। रॉकेट और मिसाइल से इजराइल को बचाने वाले आयरन डोम डेविस्टिलिंग द एरो सिस्टम ने बखूबी काम किया। 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइलें ईरान ने दागी थी, लेकिन इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाए चला जा रहा था। इजराइल ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने जिस सैफुद्दीन को संगठन की कमान सौंपी थी, उसके भी मारे जाने की खबर है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी दक्षिण लेबनान के टायर सिटी में मौजूद है। उनके कैमरे में लेबनान की तबाही का जो मंजर कैद हुआ है उसे देखिए। कई सारे मिसाइल जो हैं इस सड़क पर जो कि दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती इलाके में जाते हैं वहां पर भी दागे गए हैं। ये आप देख सकते हैं कितना करीब 20-25 फीट गहरा ये गड्ढा इस सड़क पर हो गया है और इसने सड़क को ही बंद कर दिया है। तबाही कितनी मची है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाइए। ये देखिए, ये आप गाड़ियाँ कितनी इस धमाके की जद में आई हैं। इस एरियल स्ट्राइक्स में 1, 2, 3, 5 गाड़ियाँ तो यहाँ पर हैं जो ख़त्म ही हो गई हैं और उनके पर कच्चे उड़ गए हैं। जाहिर है जो उनमें लोग थे वो भी मारे गए होंगे। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह के 60 आतंकियों को मार गिराया गया है और लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के तेवर, इजराइल की बमबारी, इजराइल की मिसाइलों ने ईरान के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अब ईरान मुसलमानों को एकजुट होने की नसीहत दे रहा है और मिलकर दुश्मन से बदले की बात कर रहा है। इजराइल जानता है कि ईरान पर हमले से पहले जरूरी है लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी जाए, ताकि उसके आतंकी पिछले साल गाजा से घुसे हमास के आतंकियों की तरह इजराइल की सीमा में घुसकर इजरायली नागरिकों को निशाना न बना सके। हिजबुल्लाह 2015 से इजराइल के गलील क्षेत्र पर कब्जे का प्लान बनाता जा रहा है, जिसके मुताबिक हिजबुल्लाह का 9 साल से प्लान है कि उत्तरी इजराइल पर पहले जमकर गोलीबारी की जाए। प्लान का अगला हिस्सा ये रहा है कि 5000 हिजबुल्लाह आतंकी जमीनी बॉर्डर पार करके इजराइल में दाखिल हो जाए। इसके बाद हिजबुल्लाह का प्लान रहा है कि उत्तरी इजराइल के नागरिकों को हथियार के दम पर घेर कर बंधक बना लिया जाए। यही वजह है कि इजराइल ने ईरान से ज्यादा फोकस हिजबुल्लाह को खत्म करने पर लगा है, लेकिन फिलहाल ये इतना आसान नहीं। आज तक क्यों? आइए आपको कुछ बातें बताते हैं, मैप के जरिए दिखाते हैं कि क्या परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम आपको मैप पे दिखाएंगे कि कौन सा मुल्क, क्यों इजराइल कौन से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। पहला वो हम दिखाएंगे आपको, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये देखिए इजराइल यहां पर छोटा सा ये मुल्क है जो आप देख रहे हैं और यहीं को लेकर पूरी लड़ाई है। ये है गाजा, जो शायद बहुत जूम इन करने पर दिख पाएगा। ये देखिए, ये गाजा, ये वेस्ट बैंक, ऊपर ये लाल वाला लेबनान है और ये पूरी लड़ाई इधर इजिप्ट है, इधर सीरिया है, ये तमाम देश आप छोड़ दीजिए। मुल्क जो है यहां से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से उस पर हमला किया है। लेबनान यहां पर इस बॉर्डर में उत्तर इजराइल में उसके नागरिकों पर हमला ना करे, इसीलिए
लगातार लेबनान एक फ्रंट खोलकर आगे बढ़ रहा है। उसने ये तय किया हुआ है कि हिजबुल्लाह का यहां पर अंत करेगा और उसका सारा फोकस इस वक्त लेबनान में हिजबुल्लाह पर है। वहीं ईरान, चूंकि नसरल्लाह और ये फ्रंट माने जाते हैं, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, ये तीनों मिलिटेंट फ्रंट माने जाते हैं ईरान के। और इसीलिए जब नसरल्लाह को वहां मारा गया तो ईरान ने उसके बाद फेस सेविंग करनी थी। पूरी उसकी आप समझ लीजिए कि उसका जो अपने देश के अंदर हो खामेनेई का, या फिर इस पूरे इलाके में इस बात पर उसको फेस सेविंग करने की जरूरत आ गई, क्योंकि सवाल उठने लगे कि ईरान कर क्या रहा है। हानिये को जाकर, हमास चीफ हानिये को ईरान में जाकर इजराइल ने मार दिया, नसरल्लाह को लेबनान में मार दिया। अब खबर आ रही है सैफुद्दीन जो नया हिजबुल्लाह का हेड बना था उसको भी मार दिया है। तो ये हमने आपको पूरा दिखा दिया, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, ईरान हो, ये तमाम मुल्क जो लगातार अब इस फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं। बदल दीजिए मैं आपको और हम आपको दिखाते हैं कि आज आपने सुना किस तरह से ग्रैंड मस्जिद के सामने अयतुल्लाह अल खमैनी जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान का, वो भाषण दे रहे थे और मतलब एक तरह से नमाज की शुरुआत, और उस पर उन्होंने कहा सभी मुस्लिम देशों को एक साथ हो जाना चाहिए। क्या यह मुमकिन है? दिखता नहीं है। क्यों? हम आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान शिया मुल्क एक तरह से आप समझिए उसे, ज्यादा वहां पे हिजबुल्लाह तो एक शिया आउटफिट ही है। ईरान में 5 से 20% सिर्फ शिया मुस्लिम है। शिया और सुन्नी का एक बहुत बड़ा डिवाइड है और इसमें देखा जा रहा है कि जो ये शिया मुल्क है, चाहे ईरान है, लेबनान है, इन सब में आप देख रहे हैं कि उनका फोकस है। इराक में भी 21 से 40% ही सुन्नी है। तो सुन्नी बहुत कम है, चाहे ईरान हो चाहे लेबनान हो। लेकिन जिन देशों में सुन्नी बहुल आप जिन्हें कह सकते हैं, चाहे सऊदी अरब हो, पावरफुल देश है, ऐसे मुल्क हैं जिनके पास बहुत पैसा है जो कि मायने रखता है ऐसे वक्त पर, वो बिल्कुल दूसरी तरफ देख रहे हैं। वो इस जंग में ना घसीटे जाना चाहते हैं, ना ही अपने लोगों को घसीटना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। ये आरोप भी ईरान और ऐसे देश लगाते हैं कि इन्होंने अमेरिका से हाथ मिला लिया है, लेकिन इन मुल्कों का फोकस तरक्की पर है, विकास पर है, वो उस पर फोकस कर रहे हैं। चाहे इतना बड़ा हिस्सा जो आप सऊदी अरब का देख रहे हैं, कतर का देख रहे हैं, यूएई, ये सुन्नी बहुल देश है। 81 to 100% यहां पर सुन्नी मुस्लिम्स हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि मिस्र भी देखिए आप, मिस्र एक वक्त पर मिस्र की ऐसी हालत थी, गाजा उसके पास था, इधर जॉर्डन के पास वेस्ट बैंक था। मिस्र की जो भूमिका थी वो बहुत ही कट्टर देखी जाती थी, लेकिन उसने बहुत बड़ा यू टर्न लिया। तो ये जो सुन्नी बहुल मुल्क है, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को दूसरी तरफ रखा है और इसीलिए माना जा रहा है कि जिस बात की दुहाई बार बार अयतुल्लाह अल खमैनी दे रहा है कि ये मुस्लिम देशों को एक होने का वक्त है इजराइल को घेरने के लिए, उससे ये सभी मुल्क अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगला ग्राफिक्स जल्दी से आपको दिखा देते हैं, जिसमें इजराइल और ईरान की जो युद्ध क्षमता है उसका कंपैरिजन है, जिसके बाद हम मेहमानों के पास चलेंगे उनसे चर्चा करने के लिए। सबसे पहले किसकी कितनी ताकत में? ईरान, जिसके पास मिलिट्री रैंकिंग में हम आपको बता रहे हैं 14 नंबर पर है, और इजराइल 17 नंबर पर है मिलिट्री। ये ग्लोबल फायर पावर 2024 इसका सोर्स है इंफॉर्मेशन का। ईरान 995 करोड़ डॉलर्स और इजराइल के पास ये जो रक्षा बजट है वो 2440 करोड़ बजट है। तो रक्षा बजट आप समझ गए। जवान देखिए तो बहुत ज्यादा ईरान के पास कंपैरिजन में, लगभग 6 गुना, 1.7 लाख, और उधर ईरान के पास जवान है 6.1 लाख। एयरक्राफ्ट 551 वहां है, तो इजराइल छोटा सा मुल्क लेकिन उनसे ज्यादा है। ईरान के पास फाइटर एयरक्राफ्ट 186, इनके पास 241 है इजराइल के पास। ईरान के पास हेलीकॉप्टर्स 129 है और 146 है इजराइल के पास। टैंक्स 1996 ज्यादा है इजराइल से 1370। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह का मुकाबला है। अगर आप युद्ध क्षमता में दोनों देशों को देखें तो आसपास है। और चर्चा की शुरुआत करते हैं संजय मिश्रण साहब, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूं। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि जो खामेनेई ने आज स्पीच दी और मतलब नमाज को लीड किया और मुस्लिम देशों को, मतलब वो धार्मिक आधार पर तमाम देशों को कह रहे हैं कि आप एक साथ आइए और आप इस जंग में हमारे साथ आइए। ऐसे में क्या परिस्थिति आपको दिखाई देती है? क्या वो इस सावे में मुस्लिम देशों को एकजुट होने में जरा भी कामयाब होती? क्योंकि हमने दिखाया आपको। दूसरी तरफ इजराइल क्या कर सकता है? अमेरिका किस हद तक, मतलब इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि किस हद तक जाना है? फेस सेविंग तो करना है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स ठोके हैं, ऐसे में क्या होगा? पहले मैं जवाब दूंगा इजराइल क्या कर सकता है। ठीक है, देखिए, हम सबको समझना पड़ेगा इजराइल का स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है। जब तक वो नहीं समझेंगे हमें ये लड़ाई समझ में नहीं आएगी।
क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि ये टारगेट ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है, लड़ाई बढ़ती चलेगी। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बहुत साफ है। मैं अगर इसको बोलूं, ये डिटरेंस बाय डिनाइल है। मतलब ये जो थ्रेट है, जो आपके मैप में भी दिखाई है, ये सारी थ्रेट को एलिमिनेट करना या दूर भगाना अपने पड़ोसी देशों से। उसकी मैन पावर, उसकी लीडरशिप, उसके जो मिलिट्री वेरविदौल है, हथियार वगैरह, उसमें इतनी कमी पेशी कर देनी, इतनी गिरावट की भविष्य में तकरीबन 50-60 साल तक ये देश वापस इजराइल में हमला ना करें। और ये स्ट्रेटेजी इसलिए है क्योंकि कितने युद्ध हो चुके हैं। 2006 हिजबुल्लाह के साथ हुआ था, उसके बाद फिर हिजबुल्लाह ने इन पे हमला कर दिया, हमास ने तो कर ही दिया है, ईरान भी कर रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी है डिटरेंस बाय डिनाइल, इन सबको पीछे धकेलना। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर है और इस मिशन में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया है। सबसे पहले हमास को डिस्ट्रॉय किया, हिजबुल्लाह टॉप लीडरशिप को तकरीबन 9 से 10 सीनियर कमांडर्स को ध्वस्त कर दिया है और इनकी जो कमांड कंट्रोल है वो ध्वस्त कर दी गई है। छोटे मोटे कार्डर्स अभी हैं, वो लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। ईरान में जहां तक सवाल है, ये हमास में इन्होंने इस्माइल हानिया को मारा। तो कहने का मतलब है टॉप लीडरशिप को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं धीरे धीरे, जिससे भविष्य में ये थ्रेट ओवरकम हो जाए। अब जो आज ये स्टेटमेंट इसने दिया है और ये इजराइल क्या कर सकता है, देखिए इजराइल अभी हमला पक्का करेगा। क्या करेगा? वो ईरान को टारगेट करेगा क्योंकि वो नर्व सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है जहां से पावर एमिनेट हो रहा है, जहां से पावर मिल रहा है। ये सारे जो लड़ रहे हुती, हमास, हिजबुल्लाह, सारी फंडिंग, सब मिलिट्री ट्रेनिंग, सब कुछ यहां से आ रहा है। तो उसको भी वो काटेंगे और वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। और जो दूसरा आपने सवाल उठाया, ये जो मुस्लिम यूनिटी के लिए, ये मेरे को संभव नहीं लगता। कारण ये है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं शिया सुन्नी। दूसरा, अरब रीजन में ये रीजनल राइवलरी है। सऊदी अरेबिया आगे रहना चाहता है, टर्की आगे रहना चाहता है, इजिप्ट आगे रहना चाहता है, ईरान आगे लगता है। तो ये पैन जो एक इस्लामाइजेशन की है ना, इसमें सब लीडरशिप करना चाहते हैं। और आखिरी में गल्फ कॉपरेशन जो काउंसिल कंट्रीज हैं, यूएई, बहरीन, ओमान, इनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं ईरान के साथ। यूएई के 3 आइलैंड्स उनके कब्जे में हैं। तो कैसे वो इनका साथ देंगे? वो तो एकदम नामुमकिन सी बात है। ऐसा लगता है कि अपना फेस सेविंग का मैकेनिज्म है। बेनी बेंजामिन साहब, मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूं। इराक में नसरल्ला के मारे जाने के बाद 100 न्यूबॉर्न बेबीज, 100 नवजात जो बच्चे हैं, शिशु, उनका नाम नसरल्ला रखा गया है। अब देखिए, ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये दिखाता है कि किस तरह की मानसिकता इस वक्त है और आपको उस मानसिकता से भी लड़ना है और आपको जमीन पर भी लड़ना है। इस वक्त की स्थिति के बारे में आप क्या बताएंगे? और अगर आपके जरिए हम ये समझ सके, इंसाइट मिल सके कि इजराइल क्या कर सकता है। कई लोगों का मानना है, जो ये जानते भी हैं कि इजराइल किसी ना किसी तरीके से ईरान को जवाब देगा, वो ये मानते हैं कि ऑयल फैसिलिटी या न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर एस्केलेशन एक वर्ल्ड वॉर के रूप में भी पहुंच सकता है। बेनी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल इजराइल जो है, एक बात सही है कि जो हमारे सामने जो खड़ा है वो सोल्जर है, हमारा दुश्मन नहीं है। और जो हमारे पीछे खड़े हैं वो हमारे नागरिक है, वो हमारे पब्लिक है। उनको हमको तकलीफ नहीं देना है, बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे जो सोल्जर्स है वो आगे चलते हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, नसरल्ला के नाम से 100 नहीं 1 लाख भी नाम रखेंगे। आई थिंक न्यू फ्यूचर उन लोग को, बच्चे लोग को सिखाएंगे हाउ टू गेट इन दिस कंट्री, हाउ टू बिहेव इन दिस वर्ल्ड। आई थिंक उन लोग नसरल्ला नहीं बनेंगे, उन लोग बनेंगे जैसे एमिरेट्स है, जैसे सऊदीया है, जैसे इजिप्शियन जॉर्डनियन से हमारे साथ है, वैसे ही सोचकर बनेंगे। दैट विल ब्रिंग पीस टू देम ऑल्सो। ये लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। सुन्नी और शिया की जो लड़ाई बहुत साल पहले चालू है, हमारे कंट्री के पहले भी चालू है। तो ये कभी वॉर खत्म नहीं होंगी। ये जो हल है वो धार्मिक हल बनाएंगे तो कभी नहीं खत्म होगी। बनाएंगे इंसानियत की साइड से बनाएंगे तो ये हल जल्दी से खत्म हो जाएंगे। ईरान जो अभी फ्राइडे को उनके जो
the head of the Iranians, what he said on Friday, he was supposed to talk about peace and not about a war on this holy देखिए ना day बेनी for साहब, them. वो तस्वीर भी दिखाइए बेनी साहब। पीस की बात कैसे, मतलब आप देखिए हाथ में हथियार है। जब वो एड्रेस भी कर रहे हैं नमाज के वक्त तो उनके हाथ में हथियार है, और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उसमें कहीं शांति की बात तो दिखी नहीं। फुल फ्रेम काट दीजिए एक बार ताकि दिख सके, वैसे ही बड़ा छोटा है। उन लोग की पब्लिक भी फुल डिवाइड फ्रेम है। दिखा दीजिए एक बार जी। उन लोग की पब्लिक भी डिवाइडेड है। उन लोग की पब्लिक आई थिंक समवेयर अबाउट 70%, 70% उन लोग की पब्लिक ये वॉर चाहती नहीं है। 30% चाहती है बिकॉज दे आर फैनेटिक्स व्हाटएवर मुस्लिम दे आर। सो ये तो बोलता है और बोलने को बोलेगा, हम लोग के साथ डायरेक्ट वॉर होगा नहीं उसका, वो प्रॉक्सी के साथ ही करेगा हमारे साथ वॉर। और वो ही अभी उसको खट रहा है कि इसका प्रॉक्सी जो लेबनान में था, ही वाज थिंकिंग वो पावरफुल प्रॉक्सी था, उसका भी हवा बंद होगी अभी। So that's why he is trying to do something that it is not possible. जी ठीक है। अजय जैन भुट्टोरिया साहब, अमेरिका क्या सोच रहा है? जो बाइडेन ने बीते दिन जो कहा वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब टेबल पर बात करने की बातचीत है, लेकिन इजराइल ईरान के मिसाइल्स वाले हमले के बाद आपको लगता है शांत रह जाएगा? दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए वो इस लेबनान वाले फ्रंट पे चाह रहे हैं कि एक डिसाइसिव कंक्लूसिव लड़ाई हो, पर आपके सामने कौन खड़ा है? ऐसे लोग खड़े हैं जिनको अपने लोगों को भी बताना है कि नहीं नहीं हम डरे हुए नहीं हैं। हालांकि खुद ही हमने देखा किस तरह से कई दिनों से छिपे फिर रहे थे खामेनेई साहब, पब्लिक में नहीं आ रहे थे, और उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने नसरल्ला को भी कहा था कि तुम छिप जाओ कहीं, तो उसकी भी जान बच जाती। तो ये तो हालत है इनकी। बट यूएस क्या सोच रहा है, अमेरिका क्या चाहता है, इजराइल क्या करे? आई थिंक जो बेसिकली जो डिजायर्ड आउटकम है कि गाजा में जो होस्टेज है उनको रिलीज किया जाए, और उसके बाद में पैलेस्टीनियन की जो गाजा में जो पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम्स है उसको कम हो, और रीजन में पीस हो। लेकिन जो पॉसिबल आउटकम्स है अभी की सिचुएशन में, वार कुड एस्केलेट, और जो अगर ईरान कंटिन्यू करता है इजराइल के ऊपर अटैक करना, तो अमेरिका जो है इजराइल के साथ स्ट्रांगली खड़ा है, और हो सकता है कि इजराइल को सपोर्ट करे कि फर्दर अटैक्स में उसके न्यूक्लियर साइट्स या जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स है उसके ऊपर। तो ये आउटकम इस वीक डिफाइन हो जाएगा कि ये डी एस्केलेट होता है या फर्दर एस्केलेट होता है। और लेकिन अमेरिका उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। जनरल सिवाज जल्दी से आपके पास आते हुए, जनरल सिवाज इजराइल के साथ में बिल्कुल। इजराइल अभी आज मैं पहले भी ये कह रही थी, खामेनेई खुद भी दो धारी तलवार पे खड़े हैं, एक के बाद एक आपके नेताओं, मतलब हानिये को तो ईरान में मार दिया, यहां हिजबुल्लाह में जिस तरह का इन्फिल्ट्रेशन है, नसरल्ला को मार दिया इजराइल ने। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जिसको बनाया गया था, जो एक तस्वीर है कि वो चूमता हुआ हथियारों को हिजबुल्लाह को बचाने की बात कर रहा था, खबर आ रही है कि उस नए सैफुद्दीन जो नया हेड बना उसको भी मार गिराया है। पुष्टि होनी है इसकी। तो एक तो ये देखिए ईरानी सेना के डेप्यूटी कमांडर की धमकी आई है, ये बता देते हैं अपने दर्शकों को, ईरान पर हमले की गलती ना करे इजराइल। ईरान अब ये कह रहा है कि हम पर हमला ना करे, वरना अगर ऐसी गलती हो तो हम उन पर हमले करेंगे। तो दो धारी तलवार में से कह रही थी कि इतना फेस लॉस हुआ इनका कि आपके इतने बड़े बड़े टॉप लीडर्स को एक के बाद एक मार रहे, घुस के मार रहे, खुद खामेनेई को छिपते फिरना पड़ रहा है डर से। तो उनको आज ऐसे सामने आकर लोगों के बीच में इस तरह का आग उगलना ही था। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल से भी किस हद तक जाएंगे उनको सोचना पड़ेगा। देखो ईरान किस हद तक जाएगा, अब वो बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इजराइल। ये सच्चाई है कि आप समझें कि इजराइल हरदम चाहता था कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई में आए, और वो ईरान अभी लड़ाई में आ गया है। जिस प्रकार से उसने 200 के करीब जो मिसाइलें एक प्रकार से फायर की हैं इजराइल पे, उसका नुकसान तो कोई खास नहीं हुआ, मगर ये सच्चाई पलटवार तो करेगा इजराइल, और बहुत पुख्ता करेगा, ये याद रखो, क्योंकि पहला मौका है और बहुत ही सटीक मौका है। जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, आयरन, और दूसरा उसकी जो बेसिकली ऑयल की, एनर्जी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी बर्बाद करेगा, और कहीं ना कहीं उसका जो कमांड स्ट्रक्चर है ईरान का, IRGC का, उसको बर्बाद करेगा। ये सच्चाई है, कब करेगा ये डिपेंड करता है कि अब सिचुएशन क्या है। इजराइल जल्दबाजी नहीं करेगा, मगर उसने करना है क्योंकि ये मौका उसको मिल गया है। ईरान एक्चुअली नहीं आना चाहता था इस लड़ाई में। ईरान की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, जो जेस्कियान प्रेसिडेंट बने हैं वो मॉडरेटर हैं,
उनको पता था कि किसी तरीके से हम इस लड़ाई में ना आए, अपने प्रॉक्सी से लड़े, हिजबुल्लाह, हमास और होती या आपकी मलेशिया, इराक, सीरिया में। मगर अब उनको आना पड़ा। फेस सेविंग आपने बहुत अच्छा बताया था अंजना कि ईरान के पास भी कोई चॉइस नहीं थी। हसन नसरुल्लाह को मार दिया, इस्माइल हानिया को मार दिया, फवाद शकूर को मार दिया, इब्राहिम अकील को मार दिया, और सैफुद्दीन जो कि अभी नए कमांडर बने थे एक प्रकार हिजबुल्लाह के, उनको भी मार दिया, ऐसा सुनने में आया। तो सच्चाई यह है पलटवार तो करना था क्योंकि वो फेस सेविंग था। मगर अब इजराइल क्या करेगा? देखो इजराइल, पहली बात तो आप देखें लेबनान में क्या करेगा। इजराइल का लेबनान के अंदर 2 मिलिट्री एम है। एक तो कहीं ना कहीं उसको बफर जोन बनाना है। 17,000 के करीब इजराइल से लोग नदन इजराइल से पलायन कर गए हैं, उनको वापस लाना है। वो वापस जब ही लाएगा जब लेबनान के अंदर हमला करेगा। लेबनान में जो ये हिजबुल्लाह है इसको सदर्न लेबनान से सेंट्रल लेबनान की तरफ देखेगा। तो ये तो पक्का है कि ये ग्राउंड ऑपरेशन होगा, उसको भी वो सोच समझ के कर रहा है। और उसके बाद वो हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को इतना खत्म करना चाहता है जैसे कि हमास की होगी। आने वाले समय में वो एक प्रकार से मिलिट्री थ्रेट ना बने। तो ये सच्चाई है, ये है। अब आपने पूछा था कि क्या मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइड है या कोई ना कोई ईरान के साथ है। देखो ईरान के साथ सुन्नी वर्ल्ड नहीं है, ये मैं मानता हूं। हमास जो है वो एक सुन्नी मिलिशिया है, जबकि हिजबुल्लाह और होती रिबल जो हैं वो शिया हैं। मगर जो शिया के भी देश आप देखो, यमन है, सीरिया है या इराक है किसी हद तक, और तो ये भी इतने इसके साथ नहीं खड़े। और जो सुन्नी देश हैं चाहे सऊदी अरेबिया, ओमान, जॉर्डन, ये बिल्कुल इसके साथ नहीं खड़े हैं। वो इकोनॉमी डेवलपमेंट चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये लड़ाई बढ़े। मगर अब सच्चाई है ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इजराइल अभी इसको छोड़ेगा नहीं। और जब आप मिलिट्री की कैपेबिलिटी को कंपेयर कर रहे थे कि हाँ ईरान 14वें नंबर है 17, ये याद रखो इनके आगे बॉर्डर जो है नहीं मिला हुआ। लड़ाई होगी रॉकेट, मिसाइल और एयर पार की। एयर पार में इजराइल ईरान से बहुत आगे है। और यह भी समझे आप, जैसे ही ईरान अब लड़ाई के अंदर आ गया है, इजराइल पलटवार करेगा तो अमेरिका उसके साथ खड़ा है। तो अमेरिका भी अगर इजराइल के साथ है तो आप देखें कितनी ज्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी हो जाती है इन दोनों की। तो मुझे लगता है ईरान को बहुत नुकसान होगा, बहुत बड़ी मुश्किल ईरान के लिए होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। विशंबर दयाल साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मेजर जनरल रिटायर्ड। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो परिस्थिति है इस वक्त, देखिए चाहे कितना भी आप ये कहें कि हाँ मुस्लिम यूनिटी की वो बात कर रहे हैं, मुस्लिम मुल्क एक साथ आए, लड़ाई में है, हाथ में हथियार लेकर खamenei बात कर रहा है, लेकिन ये विश्व के हित में है नहीं कि एस्केलेशन हो। इस बात को समझना पड़ेगा। किसी के भी हाँ इजराइल तो कैसे सह लेगा, इजराइल को तो मारना ही चाहिए, वहां घुस के मारना चाहिए, ये करना है, लेकिन ये कहां जाकर रुकेगा? क्योंकि इस तरह का एस्केलेशन पूरे विश्व के लिए अच्छा तो नहीं हो सकता। देखिए अंजना, पहले तो ये एक लिमिटेड वॉर है और अगर एस्केलेट होगी तो ये वॉर जैसे सेवाज साहब कह रहे थे ना, सिर्फ एयर पावर का जो इस्तेमाल है वो ईरान के खिलाफ करेगा और इजराइल करेगा। लैंड वॉरफेयर जो है वो बिल्कुल लिमिटेड है, गाजा से, वेस्ट बैंक से और साउथ लेबनान से के अलावा लैंड वॉरफेयर कहीं नहीं जाने वाली। और ना ही इसमें बहुत ज्यादा कोई कंट्री इन्वॉल्व होंगी। अमेरिका उसके साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा और वो भी डिफेंसिव रोल में खड़ा रहेगा। तो ये इसकी एस्केलेशन सिर्फ दुनिया पर एक ही चीज का फर्क पड़ सकती है, अगर इजराइल गलती करके अब ईरानियन ऑयल फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करता है या न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करता है, जहां उसके पास जो उसके पास यूरेनियम है जो वेपन ग्रेड में ना हो, उससे डिस्ट्रक्शन हो सकती है। फिर मैं सोचता हूं हाहाकार मच जाएगी। वरना इसके अलावा इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एक फैक्ट है, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इजराइल की तरफ बहुत मॉडरेट हो रहा था 7 अक्टूबर से पहले और काफी हद तक रिलेशंस इंप्रूव हो रहे थे। वो लोग इस लड़ाई में, मैं 2-3 बार इस इलाके में गया हूं 7 अक्टूबर के बाद, कोई भी सऊदी अरेबिया में, कोई भी यूएई वगैरह में कोई भी इस लड़ाई को नहीं चाहता। सब चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई वो ये मानते हैं ये उग्रवाद की लड़ाई है एक तरफ, हाउती, हमास और हिजबुल्लाह सब के सब उग्रवादी है, पूरा अरब वर्ल्ड मानता है, कोई नहीं चाहता इनको। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ उनको यह है कि जो इजराइल कर रहा है उसमें भी विस्तारवाद की बू आती है, क्योंकि वो भी रुकने को तैयार नहीं है। तो रुकेगी नहीं लड़ाई, साल भर तो चलेगी और लैंड
जो जब तक, और कोई, अगर आप आज तक एक साल में हमास को नहीं खत्म कर पाए तो अगले एक साल में आप हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर सकते, अगले एक साल में आप वेस्ट बैंक को खत्म नहीं कर सकते। तो ये प्रोटेक्टिव वॉर है, चलती रहेगी जब तक अमेरिका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं खत्म होगा, अमेरिका कुछ डिसाइसिव स्टेप नहीं लेगा, दुनिया इजराइल पर प्रेशर नहीं डालेगी, हमास बंदियों को रिलीज नहीं करेगा, और मैं समझता हूं कोई मेजर पीस ट्रीटी नहीं होगी जब तक ये लड़ाई चलेगी। लेकिन दुनिया में मैं नहीं समझता इसका किसी किस्म का कोई खतरा। प्राइस एस्केलेशन होगी क्योंकि ये सी रूट जो हैं, रेड सी बहुत क्रिटिकल है, गल्फ बहुत क्रिटिकल है, यहां से काफी बिजनेस, कहां से, और खासकर इंडिया पे और ऐसे मुल्कों पे इसका असर पड़ सकता है। लेकिन ना चाइना इंटरेस्टेड है, ना रशिया इंटरेस्टेड है, ना इंडिया इंटरेस्टेड है, कोई भी कंट्री, ना सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड है, कोई कंट्री इस लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है। वेस्ट सपोर्टिव है सिर्फ इजराइल और इजराइल का। वेस्ट भी आज के दिन पीस नहीं चाहता, तो ये लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी। अंजना जी, इसमें कोई कुछ ज्यादा ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये लोकल वॉर है और इसको लोकल ही रहने दो। लेकिन अगर एक छोटा सा एकदम सवाल पूछिए, छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मुफ्ती साहब मैं आपके पास आ रही हूं। अगर ऑयल फैसिलिटी या न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर देता है इजराइल, तो 2 लाइन का जवाब। देखिए, और कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होंगी, लेकिन हाँ फिर ईरान जो है, मैं समझता हूं और भारी, ईरान के पास काफी मिसाइल कैपेबिलिटी है, फिर इजराइल बेहिसाब मिसाइल फायर करेगा, और हो सकता है हिजबुल्लाह एग्रेसिव आए और लैंड फोर्सेस के थ्रू कुछ ईरानियन फोर्सेस हिजबुल्लाह के साथ आके मैरी अप कर जाए और लैंड वॉरफेयर और भी बढ़ जाएगा। हाँ। लेकिन फिर भी कोई मुल्क इन्वॉल्व नहीं होगा, मेरा मानना यह है, बिकॉज इस्लामिक वर्ल्ड बिल्कुल इस लड़ाई को नहीं चाहता। मैं वहां कई बार ट्रेवल किया है, तो ये शॉर्ट है, कुछ नहीं होगा। अगर करेगा तो फिर डिस्ट्रक्शन होगी, वो भी ईरान की, बिल्कुल, और इजराइल पे फिर असर पड़ेगा। इजराइल को भी ये लोग प्रोलॉन्ग करेंगे, इजराइल थक जाएगा। जो महत्वाकांक्षा है ना इजरायली प्राइम मिनिस्टर की, नेतन्याहू की, वो भी एक डिस्ट्रक्टिव है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि वो भला काम कर रहे हैं। मुफ्ती मंजूर साहब, आपके पास आते हुए, ये जो मुस्लिम मुल्कों को एकजुट होने की आज वहां पर नमाज को लीड करते हुए खामेनेई साहब ने कहा है, आपको लगता है कि ऐसे कॉज के लिए, और आप मस्जिद में नमाज के वक्त एड्रेस कर रहे हैं, आपके हाथ में हथियार है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जिस दिशा में सब कुछ बढ़ रहा है, धर्म का चोला पहनाकर, हाथ में हथियार लेकर मुस्लिम मुल्क एक साथ हो जाएं, लेकिन लगता तो ऐसा नहीं है। हम वही बता रहे थे कि ऐसे शिया सुन्नी है, जो मुल्क अलग अलग है वो बिल्कुल अलग है, और तमाम मुल्क जिसमें यूएई, सऊदी, मिस्र जो एक वक्त पर बिल्कुल दूसरी तरफ होता था, वो सारे दूसरी तरफ देख रहे हैं। वो इस जंग से कोई लेना देना रखना ही नहीं चाहते, ना अपने लोगों को ठोकना चाहते हैं। जी अंजना, ये बहुत वाज़े लफ्जों में मैं कहूँ आपको कि इस्लामिक ममालिक कभी भी जंग के उस खित्ते में कूदना नहीं चाहते हैं, और हर एक शख्स अभी उन्नति की तरफ देख रहा है, हर एक शख्स प्रोग्रेसिव है। सऊदी अरब देख रहा है कि वो अपने 2030 के प्लान को किस तरीके से आगे बढ़ाए। ईरान जो है इस तरीके से लोगों को खींचने की जो कोशिशें कर रहा है, इसमें कोई भी शामिल नहीं होगा। मेजर साहब की बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये वॉर जो है, ये वॉर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल विस्तारवाद हो रही है, और विस्तारवादी जो इजरायली हैं, जो इस तरीके से अपने आप को विस्तार कर रहे हैं, ये दुनिया के सामने वाजे है कि वो छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ना चाहते हैं। वो लेबनान के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, वो गजा के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, वेस्ट बैंक पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। इस तरीके से वो सिर्फ अपना विस्तार कर रहे हैं, और दुनिया के किसी भी इस्लामिक मुल्क को इस लड़ाई से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। कोई भी अपने पावर के साथ इसमें शामिल नहीं है, कोई भी अपनी आर्मी नहीं भेजेगा। अगर मुफ्ती साहब, लेबनान के दक्षिणी हिस्से का इस्तेमाल हिजबुल्लाह आतंक के लिए कर रहा है, लोगों को मारने के लिए हथियार, हिजबुल्लाह अपने आप में एक शिया मिलिशिया ग्रुप है। जिस तरह से हमास ने उधर दूसरी तरफ उनको अटैक किया, नीचे उनके नागरिकों को, वैसा हिजबुल्लाह कर रहा है धीरे धीरे। तो उसका तरीका क्या है? क्या तरीका है? अगर आप इजराइल हो तो आप क्या करेंगे? इधर हिजबुल्लाह अटैक करते रहे, उधर हुती अटैक करते रहे, इधर हमास करते रहे, और बीच में बैठ के झाल बजाएं? नहीं, वो झाल बजाने वाली बात अपनी जगह पर, लेकिन अंजना इस बात को समझना पड़ेगा, हिजबुल्लाह अपनी ताकत की लड़ाइयां इसलिए लड़ रहा है कि उसे एक सपोर्ट मिलता है ईरान की तरफ से। लेबनान के लोग ये इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। मैं कई लोगों से इस सिलसिले में लगातार गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं परसों सऊदी के कॉन्सुलेट के एक प्रोग्राम में शामिल था, वहां पर बहुत सारे किस्म के लोग थे, अलग अलग ममालिक के। मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था, तो उसमें लेबनान के भी कुछ लोग थे। उनका कहना है कि हम लोगों की वहां की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ खित्ते हैं, कुछ हिस्से हैं जिस पर हिजबुल्लाह काबिज है, वो अपने अपने हिसार में रह करके लड़ाई लड़ रहा है, और उस हिसार की लड़ाई को लेबनान के अवाम का भी सपोर्ट नहीं है।
तो वो ताकतें सिर्फ और सिर्फ ईरान की ताकतें जो उसके साथ जुड़ी तो हुई है, यही है ना, उसकी यही बुनियाद है पर लड़ाई मुफ्ती लड़ रहा साहब, है। इसीलिए इजराइल हमला कर भी रहा है तो हिजबुल्लाह पर कर रहा है, और बाकायदा बार बार इजरायली आर्मी चीफ हो, खुद नेतन्याहू हो, बार बार कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ भी हो, आप लोग इन इलाकों से हट जाइए। उन्होंने नागरिकों से कई बार ये गुजारिश की कि आप हटिए, क्योंकि हमें कदम उठाना पड़ेगा हिजबुल्लाह के खिलाफ। इजराइल ने जो किया है, बड़े बड़े लोगों को ढेर, जिसकी बात अभी आप भी कर रहे थे, चाहे वो हाशिम सैफुद्दीन हो जो संस्थापक सदस्य था हिजबुल्लाह का, उसे ही नया चीफ बनाया गया था। अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि होनी है, लेकिन खबर ये आई है वहां के मीडिया सोर्सेज से। इस बीच नबील काकू जो कि डेप्यूटी हेड था हिजबुल्लाह का कार्यकारी परिषद, उसको भी ढेर कर दिया। हसन नसरुल्लाह को ढेर किया, महासचिव, चीफ ही एक तरह से इसे कहिए, जनरल सेक्रेटरी पद पर था ये। अकीक कराकी कमांडर हिजबुल्लाह का, एक के बाद एक, और जिस तरह से इब्राहिम अकील जो कि सीनियर कमांडर था हिजबुल्लाह के, पूरे टॉप लीडरशिप को एक तरह से ध्वस्त कर दिया है इजराइल की सेना ने। ये बहुत ईरान को सबसे ज्यादा परेशानी तभी हुई होगी क्योंकि उसे कल्पना नहीं की थी कि इब्राहिम हानिया जो कि राजनीतिक प्रमुख था हमास का, जब वो ईरान में था तब उसे इजराइल की सेना ने मार गिराया। मोहम्मद रजा जाहेदी जो कि कमांडर है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ईरान का, सैयद रजी मौसवी जो कि सलाहकार है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का, इन सब को इजराइल ने मार गिराया है। इसी के साथ सालेह अल अरौरी जो कि डेप्यूटी चीफ हमास का है पॉलिटिकल ब्यूरो। देखिए, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, इजराइल बहुत अग्रेसिवली चल रहा है। दो लाइन में जनरल मेस्टन और सिवात साहब, जो मुफ्ती जी कह रहे हैं कि ये विस्तारवाद नीति है, आपको लगता है इजराइल की विस्तारवाद नीति? नहीं, बिल्कुल विस्तारवादी नहीं है, ये तो इनकी सर्वाइवल है, क्योंकि ईरान का स्टेटेड एम है इजराइल का खात्मा करना, दुनिया के नक्शे से उनको मिटा देना। अगर उनका एम ये है तो इजराइल ने तो अपनी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी करनी है, और इसलिए मैंने बोला था उनका स्ट्रेटेजिक एम है कि डिटरेंस बाय डिनाइल, मतलब इन सबको डिनाई करना है। देखो अंजना की ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई है, ये इजराइल ने तो शुरू नहीं की। जो 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया था वो तो एक टेररिस्ट एक्शन था, एक जेनोसाइड था। 7 अक्टूबर 2023 पिछले साल। और अभी आप देखें कि कैसे आप 1200 लोग मारे गए और 200 को वो हॉस्टेज ले गए, किस प्रकार से उन्होंने एट्रोसिटी की। तो आप सोचते हैं कि इजराइल चुप बैठेगा? इजराइल के ऊपर आप हमला करते हो, हिजबुल्लाह करता है, उधर से होती रेबल करता है, तो इजराइल को तो अपने एक प्रकार से प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है। और मैं कहता हूं जो भी इजराइल का रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल ठीक है, और चाहे वो हमास के अगेंस्ट या हिजबुल्लाह के अगेंस्ट या होती रेबल के अगेंस्ट